बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। मेरे आमिर मतीन साहब की तरफ से भी बड़ी अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में आम शहरियों पर मुकदमे चलाने के खिलाफ हुक्म इम्तना की जो इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। अहम कौमी मामलात पर अदालती तकसीम क्या रंग दिखाएगी, इस पर तो हम बात करेंगे। इंतहाई अहम समाअत थी, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी बताएं कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान IMF को मनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वज़ीर पेट्रोलियम ये दावा करते हैं कि IMF अब हमारी तरजीह नहीं होगा, बल्कि हमारे पास प्लान भी मौजूद है। वज़ीर ख़जाना तो आज इस बारे में सहाफ़ी के सवाल पर भी आग बबूला हो गए। इसके पीछे क्या दास्तान है, असल हकीकत क्या है, ये भी आमिर मतीन साहब की तज़ीह में आप लोगों के साथ हम शामिल करेंगे। आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम केस था, उसकी हेयरिंग थी आज। कल हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की जा रही थी, ऑब्जर्वेशंस थी इस बात के ऊपर कि शायद बेंच टूट सकता है, क्योंकि पहले 3-2, 4-3 की मिसालें हमारे सामने थी, तो वो आज सबने होते हुए देख लिया। जी, ये काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तनाव चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से और एक तकसीम नज़र आ रही है, तो ये बेंच शायद टूट जाएगा। मगर बहरहाल चीफ जस्टिस ताबन दयाल साहब ने ये कोशिश ज़रूर की कि तकसीम को ख़त्म करने की। ये जो 9 मेंबर थे, ये तकरीबन फुल बेंच ही था, इसलिए कि बाकी लोग, हमें बताया जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर थे। और अतर मिल्ला साहब को कम से कम आज ये भी बताया गया कि उनको रिक्वेस्ट भी भेजी गई थी कि अगर कोई ज्वाइन कर सकता है आके तो कर ले। तो उसके बाद फिर जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं, इन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, ख़ास तौर पे जस्टिस फ़ायज़ साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, मैं बेंच से अपने आप को अलहदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बेंच जो है गैर आइनी है और आजकल जितने भी बेंच बन रहे हैं वो गैर आइनी हैं। तो इस पर बाद में बात करेंगे कि उनके क्या आर्गूमेंट्स थे इसके ऊपर। हमारे साथ हमारे 92 के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और फ़िलहाल इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस मुकदमे की, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ये भी चमगोइयाँ चल रही थी कि PTA के कैप्टन भी शायद इसके ट्रायल हो सके, शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो। 400-500 और भी लोग हैं। और अदालत ने जो है अपना जो ऑर्डर इशू किया है उसमें उन्होंने वो तमाम लिस्टें में लगा ली हैं। ये टोटल नंबर जितने भी लोग इसके तहत जो है ना इस वक्त कैद हैं 9 मई के सानिया के बाद, तो उन तमाम की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाए। ये भी बताया जाए कि इनमें से कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं और कितने जर्नलिस्ट हैं और कितने वकील हैं इन मुकदमात के लिए तैयार, जिनको के फौजी ताज़ों में आर्मी एक्ट के तहत जिन पर मुकदमात चलने हैं, जी उस पर चलने हैं। तो ये अभी इसके मुज़बरात बहुत ज़्यादा होंगे। अभी मैं एतजाज़ हसन साहब को सुन रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, उनका ये ख्याल था कि ये काफ़ी इस बात का इम्कान है, वैसे तो ये सब जुडिस अदालत ऑफ कोर्स फैसला करेगी। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा इसके बारे में जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है कि ये काफ़ी हद तक ये उड़ जाएगा। ये मुकदमा जो है पटिशनर जो है ना उनकी सुन ली जाएगी। इस्तदार बाय द वे इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि इसको जो 7 जज अब रह गए हैं जो सुन रहे हैं, उनमें से 7 में से एक चीफ जस्टिस साहब हैं और 5 जज जो हैं तारिक मसूद साहब के बाद उन सब ने चीफ जस्टिस बनना है। और इसके पटिशनर में PTI के चेयरमैन के अलावा एतजाज़ हसन के अलावा एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी हैं। सो ये अपनी नौइयत का मेरा ख्याल वाहिद ही मुकदमा है और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। एजाज़ हसन साहब का ख्याल था कि इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो उनका इख्तियार बड़ा महदूद है उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने रीज़न्स नहीं देने होते,
वो सिंपली कह देते हैं गिल्टी नॉट गिल्टी, और जब रीजंस ना दे सकें तो ये फिर इसका उनके ख्याल में अपील का हक नहीं रह जाता, क्योंकि फ़ैसला ये आ चुका होता है, रीजंस होते नहीं हैं। और प्लस उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि इसके तहत बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब किए जाते हैं, सलब करके आप जो है उनके, तो ये आप ये वाला कानून का इतलाक़ होता है। माजी में जब ये APS की रोशनी में जब ये हुआ था तो आईनी तरमीम की गई थी 2015 में, और 21वीं तरमीम जिसे कहते हैं, उसके तहत जो है लोगों को इसके तहत फौजी अदालतों में ट्राई किया गया था, और उसकी सनसेट क्लॉज थी। सनसेट क्लॉज से मतलब रहा था कि ये 2 साल के लिए था, इसलिए वो आईनी तरमीम, उसके बाद फिर उसकी एक्सटेंशन हुई 2017 तक हुई, 2017 के बाद 2019 तक हुई। और उस पर भी जो आज आर्गूमेंट्स दिए गए, एजाज हसन भी ये फरमा रहे थे कि जस्टिस मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर जस्टिस सेठी साहब ने ये 150 के करीब उस कानून, उस आईनी तरमीम के रोशनी में भी जो अदालतें चली थी, 150 को रहा कर दिया था, क्योंकि वो बड़ी मज़ा खेल सिचुएशन थी कि 50 का इकरारी बयान जो है ना, एक ही स्क्रिप्ट था, एक ही ड्राफ्ट था जो 50 लोगों का आया था, तो उनके अंदर भी जो है ना काफ़ी सुकम रह गए हुए थे। तो ये उनका ख्याल था। बाकी ये भी एक क्वेश्चन है कि इवन आइन के तहत भी क्या ये तरमीम के तहत भी किया जा सकता है। उस वक्त ये सवाल उठाया गया था जब 21वीं और 23वीं तरमीम की जा गई थी, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ जो हैं वो आइन का बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो आर्गूमेंट होता है। तो कई दफ़ा वो आइनी तरमीम भी जो कि आइन की रूह को, आइन की बुनियादी ढांचे को कहीं हिला रही हो, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आया वो आईनी तरमीम भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि हम आज बात करेंगे। तो पहले तो आज का अहवाल ले लेते हैं तफसील से। साकिब बशीर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जी साकिब, ज़रा बताइएगा आज अदालत में कार्रवाई क्या हुई? आज की अदालती कार्रवाई में सबसे अहम ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने जो अपने आप को बेंच से अलग किया, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पिछले तकरीबन 7 हफ्ते से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, और उसकी कोई वजाहत भी नहीं आ रही थी। सिर्फ ये आ रहा था कि वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी, एक तो बेंच से अलग हुए, वजाहत भी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उनके बकौल उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल जब ये गजट नोटिफिकेशन हुआ है तब से ये ऑन फील्ड है, और जब से ये ऑन फील्ड है आज तक, और आज के बाद जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस हवाले से फैसला नहीं करता तब तक बनने वाले तमाम बेंचेस जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मिनट वो बोले, और उन्होंने तकरीबन पिछले 6 माह में 4 से 5 ऐसी इवेंट्स थे जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने फैसले दिए जो डायरेक्टली जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी हिट कर रहे थे, और ख़ास तौर पर 184(3) के हवाले से उन्होंने बेंचेस की तश्कील के हवाले से एक फैसले में अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस पे रूल्स बनने चाहिए। उसके खिलाफ पहले तो रजिस्ट्रार वाला मामला आया कि रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वजाहत दी और उसके बाद उनको हटाया गया, और उसके बाद एक बेंच बैठा, तो वो सारी तफसीलात उन्होंने 25 मिनट जो है वो बयान की, और उसके बाद वो बेंच से अलग हो गए और बेंच से अलग होकर चले गए। यहाँ एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी तफसीली जो उनका है मामला उसमें वो लिखेंगे, बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो लिखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच बैठा है, जो आप कह रहे हैं, मैं अभी एतजाज़ साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो लिखने के मामले में तो लिखने को तो बिल्कुल वो लिख सकते हैं, पर नॉर्मली वो कहते हैं प्रैक्टिस ही है कि अगर आप रिक्यूज़ करें तो आप अपने रीज़न देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं बेंच को मानता ही नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, लिखें, शायद लिखें, ये उनकी स्वाबदीदा। प्लीज़ जारी रखिएगा। तो इसमें जो रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो इलेक्शन के हवाले से, पंजाब KP इलेक्शन के हवाले से जो था फैसला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जब पैदा हुई कि किसने रिक्यूज़ किया है किसने नहीं किया, तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जजेस ने, इवन जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने तकरीबन 25 से ज़ायद सफ़ात पर जो है वो अपना एक वजाहती नोट जो है वो जारी कर दिया।
उससे ये लगता है कि शायद वो कुछ जो है वो लिखेंगे। और जो 7 रुकनी बेंच उसके बाद 1:30 बजे बैठा है, हो सकता है वो इस पे भी कोई अपना इतराजात के हवाले से कुछ चीज़ लिखें कि एक उसूल है और एक एक्ट बन चुका है, एक लॉ मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में ये कैसे हो सकता है। फिर जब 1:30 बजे ये समाअत शुरू हुई तो सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो रोस्ट्रम पे थे, उनसे सवालात तो होते रहे। कुछ चीज़ें आपने जो बयान कर दी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे ये जाहिर होता है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल आज जब रोस्ट्रम पे थे आखिर में, तो सरदार लतीफ़ खोसा ये बार बार ये कह रहे थे कि लोगों की जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। ऐसा ना हो कि रातों रात कोई जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके हवाले से कोई ऐसे फैसले हो जाएं आपके हुक्म इम्तना से पहले, इसलिए अभी स्टे ऑर्डर जारी करें। तो जो चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा कि नहीं, हम अटॉर्नी जनरल को आप थोड़ा सा सब्र करें, हम अटॉर्नी जनरल से बात करते हैं तो ये ठीक होगा। तो वहां पे जो चीफ जस्टिस ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे लगता है कि वो उन्होंने माइंड भी थोड़ा सा डिस्क्लोज किया है कि ये किस तरफ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो होती हैं समातें, तो ये उन्होंने कहा कि ये कौन सी इमारत होती है, ये कौन सी जगह होती है, ये ट्रायल का तरीकाकार क्या होता है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो ट्रायल करने वाले हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं जिनके हवाले से ये जो FIR हैं और ये मुकदमात हैं। फिर उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A है वो जो नजर नहीं आता, पब्लिक की एक्सेस नहीं होती, देख नहीं सकते, ओपन ट्रायल्स नहीं होते, ये वो सारे सवालात थे। बज़ाहिर जो चीफ जस्टिस ने माइंड डिस्क्लोज किया कि कल अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि इसका स्टे हमने देना है या नहीं देना। मुझे जो लगता है कि जो बेंच है इसकी मेजॉरिटी जो है वो स्टे की तरफ जो है वो जा सकती है। अटॉर्नी जनरल अगर उनको बड़े पैमाने पर जो है वो कन्विंस ना कर सके और उसके बाद वो है वो जा सकते हैं इस तरफ। हमारे साथ मेरा ख्याल हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू के एडिटर भी हैं। हारून, आप भी सवाल कर सकते हैं साकिब से। मैं आखिरी बात इनसे सिर्फ पूछ लूँ कि आज की समाअत के दौरान जो प्रोसीडिंग्स थी, खोसा साहब ने जो अपने जो शुरू किया अपना मुकालमा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी उनको पढ़ा, उनका हवाला दिया कि उसके अंदर जो लफाजी है कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तो उनका गालबन ये कहना था कि ये इसके जब ये फ़ैसला कर दिया ISPR नहीं, तो अदालत के पास, फौजी अदालत के पास क्या गुंजाइश रहती है उसको क्वेश्चन करने के। ये क्या उनके आर्गूमेंट्स के मतलब ज़रा बताइएगा हमें। उसमें सरदार लतीफ़ खोसा ने एक तो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो इलामिया था, उनकी मीटिंग का इलामिया था कॉन्फ्रेंस का, वो भी उन्होंने पढ़ा। इसके अलावा कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका इलामिया भी उन्होंने पढ़ा और स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 10A को ख़त्म करती है कि जहाँ पे जो फेयर ट्रायल होता है कि कोई भी जज, कोई भी जो मुतलका इदारा है वो अगर अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज करते तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए। वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछना चाह रहे थे कि मुकदमात जो हैं उनमें कहाँ कहाँ मिलिट्री जो के हवाले से या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या इसके हवाले से कौन कौन सी दफात जो है वो लगी हुई हैं, कितने लोग जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं और क्या उनके ट्रायल आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंफॉर्मेशन, किसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग हैं, उनके ट्रायल आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे और उनकी नौयत जो है वो क्या है इस हवाले से कि वो आगे वो किस तरह करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जब उनकी जानिब से ये सवाल आया जस्टिस मंसूर अली शाह के कि क्या हमारे सामने कोई ऐसा पिटिशनर मौजूद है कि जो डायरेक्टली एग्रीव्ड हो, कि जिसके खिलाफ जिसका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया हो। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें तो अभी एक्सेस ही नहीं है कि जिन लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री के हवाले लोग किए गए हैं लाहौर से या रावलपिंडी से, उन तक एक्सेस ही नहीं है किसी की। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक मामला है कि इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है, लोगों तक रसाई नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला लेके आए हैं ताकि जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट को ना भेजे जाएं और सिविलियंस के ट्रायल सिविलियंस में, सिविलियन ATA जो है वो ATC में भी। साकिब, मैं चाहूँगा कि हारून रशीद साहब से पूछा जाए।
हारून, बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा सख्त किस्म का जो है ना इसके ऊपर ख्यालात का इजहार किया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इसके हक़ में आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स को इतलाक़ करने के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है नेशन अखबार में। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी धांसू किस्म की वहाँ पे तकरीर की। तो माजी में पीडीएम के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका इन अदालतों के मतलब आपको याद होगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने जब ये 2015 में भी जब ये किया गया था एपीएस की रोशनी में जब आईनी तरमीम की गई थी, बड़ा रो रो के पास की गई थी कि ये गैर आईनी है, अभी भी कोलिशन का वो हिस्सा हैं। तो कैसे आप देखते हैं ये सियासतदानों का और गवर्नमेंट का और पीडीएम के इस रद्द अमल को? आमिर मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो तो और कोई भी सियासी जमात हो वो हवा का रुख देखती है। आपने 2014-15 की बात की तो उस वक्त हवा का रुख जो था वो यकीनन काफ़ी ख़िलाफ़ हुआ था। जब पेशावर में एपीएस पर हमला हुआ तो एक कौमी कंसेंसस बना था कि जो भी इसमें मुलव्विस हैं, दहशतगर्द हैं, उनको करार वाकई सज़ाएं दी जाएं। तो उसलिए वो अदालतें बनी थीं और उस वक्त की हुकूमत ने भी सपोर्ट की, अपोजिशन ने भी, जैसे आपने कहा, न चाहते हुए भी सपोर्ट किया उसको। 2 साल चली, फिर उसके बाद 2 साल एक्सटेंशन भी दी गई उसको। लेकिन उसके नतीजे में जो फैसले आए वो फिर हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में जो एक फ़ैसला आया कि 70 जो कन्विक्शंस थी मिलिट्री कोर्ट्स की वो उन्होंने ओवरटर्न कर दी, कि उसमें जिसका आपने भी सरसरी इब्तिदाइये में जिक्र किया कि जो सॉलिड एविडेंस नहीं था, जो उनमें 70 केसेस थे उसमें तो सिर्फ इस बुनियाद पर सज़ाएं दे दी गई कि वो सब ने इकबाली बयान दे दिया। उन्होंने जुर्म जो है उसको मान लिया कि उनसे ये जुर्म सरजद हुए हैं, तो और जिसका कोई एविडेंस नहीं था, और जो गवाहान भी थे वो भी सेकंड सोर्स थे, एक्चुअल उस जगह पे नहीं थे। लेकिन उस वक्त उसको सपोर्ट किया गया और उस वक्त की वजह भी थी कि वो दहशतगर्दी थी। अब इस वक्त दोबारा जो ये मिलिट्री कोर्ट्स का आ रहा है तो मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि उसका बैकग्राउंड तो टेररिज्म था, इसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका बैकग्राउंड जो 9 मई को हुआ वो टेररिज्म नहीं था, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी और पॉलिटिकल डिवीजन थी। तो क्या पॉलिटिकल डिवीजन पर भी आप मिलिट्री कोर्ट्स को इन्वोक कर सकते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स तक मामला लेके जा सकते हैं? वो बात अलग है कि जो टारगेट हुए वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस थे और उनकी रिस्पेक्ट थी और ये सारा कुछ था, लेकिन मेरे ख्याल में जो जड़ थी, जो वजह थी, वो तो पॉलिटिकल थी ना। तो उसको आप टेररिज्म के साथ कैसे मिला रहे हैं? पॉलिटिकल इश्यूज को मेरे ख्याल में पॉलिटिकली ही रिजॉल्व होना चाहिए। टेररिज्म पे हारून, टेररिज्म की, दहशतगर्द की अदालतें मौजूद हैं और ये इसमें से काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में चल भी रहे हैं, चलेंगे भी। उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो उसके अंदर कोई गैर आईनी चीज़ नहीं है। वो सिविलियन कोर्ट्स हैं ना के बकौल जो एक आम वो सिविलियन कोर्ट्स हैं, तो इसके अंदर उनका जी ये जो एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि आर्मी एक्ट के ज़रिए जो है फौजी अमलाक को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो वो सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। हाँ। उनका ये कहना था कि ये जो सनसेट वाली क्लॉज थी जो आईनी तरामीम की गई थी 21वीं और 23वीं, ये उसके अंदर था, उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अभी नहीं किया जा सकता, उनका ये कहना था। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी देखें ना तो उसमें भी सिविलियंस को ट्राई करने की गुंजाइश छोड़ी गई हुई है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं। एक म्यूटनी है, बगावत की हो आपने मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़। दूसरा है जासूसी की हो आपने किसी दूसरे मुल्क के लिए। और तीसरा है कि ममनुआ इलाकों की आपने तस्वीर ली हो। तो ये कानून जो है इन 3 स्पेसिफिक्स में तो आपको बताता है कि बिल्कुल आपको करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स इन केसेस को ट्राई कर सकती हैं। लेकिन जो 9 मई को हुआ, मेरा आर्गूमेंट यही है कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन थी और उसको आप इस कानून के तहत किस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। मेरा ख्याल में ये सवाल भी
अदालत के सामने रखा जाना चाहिए और अदालत यकीनन इस पर भी गौर करेगी कि इसका बैकग्राउंड डिफरेंट है कम्प्लीटली। जो पहले मिलिट्री कोर्ट्स इस्तेमाल हुई उसका कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड था, उसका पैरामीटर्स डिफरेंट थे, उस वक्त कौम एक थी, बात एक थी। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और इसमें अगर मिलिट्री कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगी तो जैसे कि आर्मी ने अनाउंस किया हुआ है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होगी, तो ये भी एक मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इसकी कॉनोटेशन होगी, पॉलिटिकल इसका रंग होगा कि आप एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट में फिर दोबारा से पढ़ के एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ एक्शन करेंगे तो उसके भी फिर मुज़मिरात आगे चल के मुझे लगता है कि काफ़ी मनफी हो सकते हैं। बिल्कुल, वो क्राइम तो एक्चुअली चाहे पॉलिटिकल मोटिवेशन से किया जाए या किसी और वजह से, क्राइम तो क्राइम ही होता है। यहाँ पे इशू ये है कि उसका ट्रायल किन अदालतों में आया, सिविलियन का सिविलियन अदालतों में होना चाहिए या फौजी अदालतों में, ये यहाँ पे इशू है। साकिब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने ये कहा कि मैंने इसलिए भी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि आप किसी कानून को जो प्रैक्टिसेस वाला प्रोसीजर्स वाला जो कानून है वो भी कानून बना नहीं था, बिल था, तो आप उसको मुअत्तल कर दिया आपने। मुअत्तल तो किया मुस्तरद तो किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जो मुझे याद पड़ता है कि हस्बा बिल जो था, जो कि विजिलेंटेस को आपने ये आम मिलिशिया को इजाज़त दे रहे थे कि वो जो है नाफिज करें ख़ास किस्म के कवानीन, तो उसके अंदर वो उसको मुअत्तल किया था, मुस्तरद नहीं किया था। क्या मुझे याद, आप इस पर क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, उस वक्त जो है वो मुअत्तल किया गया था और ये वाहिद मिसाल जो है वो हमारी जो हिस्ट्री में मिलती है, जो जुडिशरी के हिस्ट्री में, कि जहाँ पे बाकायदा तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया गया था। 8 मेंबर गालबन बेंच था। जी बिल्कुल, 8 मेंबर बेंच था जिसने वो मुअत्तल कर दिया था और उसी की नज़ीर लेकर जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अभी बिल था उसके बाद एक्ट बना, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके नाफिज होने के हवाले से स्टे ऑर्डर जो है वो दे रखा है। अब इसमें एक और जो मामला जो है वो एक पंडोरा बॉक्स खोल सकता है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं 16 सितंबर से वो चीफ जस्टिस होंगे, वो ये समझते हैं कि 21 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड जितने भी बेंचेस बन रहे हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर इस दौरान जितने भी फैसले होंगे, अगर इनको लीगल कवर ना मिला 16 सितंबर से पहले, तो 16 सितंबर के बाद कोई ऐसे लोग जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं फैसले सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं बेंचेस ने दिए हों, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक चला गया उसके बाद दूसरा, तो फिर एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के एक तो नामजद चीफ जस्टिस और फ्यूचर के जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो दोनों कन्विंस हैं इस बात पे कि 21 अप्रैल से जो है वो नाफिजुल अमल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उसके बाद बेंचेस की तश्कील का गैर कानूनी है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जो पैदा हो सकती है सितंबर में। जी हारून, ये पेंडोरास बॉक्स की बात हुई। पहले ही एक पेंडोरास, काफ़ी सारे बॉक्सेस खुल गए हुए हैं। एक बहुत बड़ा और पहले का पेंडोरास बॉक्स जो खुला हुआ है वो 184(3) के अंदर जो ये एक शिक डाली गई थी ये नए कवानीन में कि आप पुराने रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर जो पुराने इस तरह के फैसले 184(3) के तहत हुए तो उनको भी रिविज़िट किया जा सकता है, और वो सैकड़ों हज़ारों हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जुरिस्प्रूडेंस का जनरली जो है कोई इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आप क्या करेंगे कि ये इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सियासी केसेस और ये अदालतें? बिल्कुल आमिर मतीन साहब, पाकिस्तान में जितनी सियासत मुश्किल और वो है, उससे ज़्यादा कानूनी मसाइल हैं, और मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म बड़ी मुश्किल होती है उनको समझने के लिए। और ये आपके नामा निगार ने बड़े अच्छा पॉइंट उठाया है। मुझे भी लगता यही है कि चीफ जस्टिस साहब को पहले ये जो इन्होंने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इसका कुछ करना चाहिए था, उसके बाद इस तरह के अहम मुकदमे को उठाना चाहिए था और उस पर बात करनी चाहिए थी, उसकी समाअत करनी चाहिए थी। ये जल्दी में आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला चक्कर जो है वो पेंडोरा बॉक्सेस क्या खुद उनके लिए लीगल कम्प्लिकेशंस बनाता जाएगा। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि आगे नए चीफ जस्टिस जब सितंबर में आएंगे तो वो फिर क्या इस पर एक्शन लेंगे,
हालांकि इस पर आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उस केस में स्टे इसलिए लंबा पड़ गया, जुलाई में उसकी समाअत होगी कि हुकूमत ने वक्त मांगा हुआ है। तो हुकूमत तो उसको डिले करना चाहेगी। अब अदालत को ये चाहिए था कि इस केस को जितना जल्दी निपटा सकती उतना ही बेहतर होगा। और जिस तरह से आज की बेंच पे पता चला कि उसमें शायद अब आप उसको आई डोंट नो पूरी अदालत तो नहीं थी, लेकिन जो 9 जज थे उसमें से 2 जस्टिस फाइज ईसा के साथ मुत्तफिक थे कि कोई केस या बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता जब तक उस प्रोसीजर और जो नया कानून बना है उसका फैसला ना हो जाए। लेकिन बाकी 7 जो थे वो चीफ जस्टिस के साथ थे। तो अब ये कानूनी माहिरीन ही इसकी तशरीह कर सकेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि 7 जज उसको ठीक मांग रहे हैं, स्टे के बावजूद वो बेंच तश्कील दे सकते हैं पुराने तरीक़ेकार के जरिए या नहीं। कानूनी माहिरीन की बात किया। हारून साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कानूनी माहिरीन की आपने बात की, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। साकिब बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हारून साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मगर माहिर कानून की जहाँ तक बात है तो एक ब्रेक से वापस आएंगे तो माहिर कानून शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिसके ऊपर उनकी हम राय लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने भी ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपका। जी हारून, आप भी सवाल पूछ सकते हैं शुएब साहब से। शुएब ये बताइएगा कि आज फायज ईसा साहब ने और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने बेंच से अपने आप को अलहदा किया है इस ग्राउंड पे कि वो इनको बेंच ही नहीं मानते क्योंकि ये गैर आइनी हैं। तो अगर वो फैसला जो इन 2 कानूनों कवानीन के ऊपर जो रिव्यू वाला और प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स वाला है, उसमें फ़ैसला जो रिज़र्व किया हुआ है अदालत ने, अगर वो फ़ैसला आ चुका होता तो शायद इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि फैसला पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक इशू नया आया है ना, और डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, क्योंकि वो एक्ट तो अभी सस्पेंडेड है। अब उसका इतलाक जो है वो अभी नहीं हो रहा, अभी उसका इतलाक हो नहीं सकता है। तो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला करने बेंच बनाने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है। उन्होंने बेंच बना दिया और उन्हें ज़ाहिर है केस को सुनना है। अब उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था काजी साहब का, और सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच है। मेरा ख्याल है आइन और कानून के मुताबिक ये दुरुस्त फैसला है और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी धुआंधार तकरीर की। उनका कुछ पॉइंट से तो मैं बहुत सख्त इख्तलाफ करता हूँ, मगर एक उनका पॉइंट था कि जनाब ये 2019 के बाद जबकि आइनी तरमीम की सनसेट क्लॉज ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद पिछली हुकूमत के दौर में 20-25 ऐसे केसेस थे जिनको के फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सज़ा हुई। जो एक मुझे याद पड़ता है, मालिक साहब ने भी उसका जिक्र किया कि हसन अस्करी साहब जो कि फ़ौजी अफसर के साहबजादे थे, उन्होंने एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा की कुछ बयान दिया था, तो उनको 5 साल की सज़ा हुई थी। 2020 में ये बयान आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील नहीं सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं याद आया अदालतों को, इन फौजी अदालतों के फैसलों पे, अब क्यों याद आया है? देखिए, पहले भी अगर हुआ है तो वो गलत हुआ है। सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री एक्ट का या मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक दफ़ा आइन में तरमीम हुई थी 2015 में, और उसको सब्सिक्वेंटली फर्दर अमेंडमेंट हो गई थी 21वीं और 23वीं तरमीम। अब वो एक मुख्तलिफ हालात थे, आज वो हालात नहीं है। उस वक्त आइन की तरमीम थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर चूंकि सनसेट क्लास थी, इस वजह से वो खत्म हो गया 2019 में। और आज जो है उसके तहत अगर प्रोसीडिंग्स हुई थी और सजाएं हुई थी तो आज अब नहीं हो सकता। ये अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साहब साकिब साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया कि फायज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब उनके ये बेंच से हट जाने में और इनको गैर आइनी करने से एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है कि कल को जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अब के और तब के दरमियान में जितने बेंचेस बनेंगे इनके मुस्तकबिल का क्या होगा? देखिए, अभी तो जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसकी रोशनी में सबके ऊपर उसका इतलाफ होगा।
अगर मिलिट्री एक्ट को ख़त्म करते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका इतलाक सबके ऊपर होगा। वो जो हैं कन्विक्टेड हैं या नहीं है, सबको वो उसमें से वो बरी हो सकते हैं और उसके साथ साथ सबको फारिग किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं है कि जो अभी मौजूदा जो केसेस हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, जो पुराने भी हैं, अगर मिलिट्री एक्ट को ही ख़त्म कर दिया गया और ये डिसीजन आ गया कि वो सिविलियंस के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका फ़ायदा किसी और को नहीं होगा, सबको होगा, जो पेंडिंग केसेस हैं या जो आगे आने हैं या हो चुके हैं। हारून, ये भी बताएं कि ये क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल सिविल मिलिट्री मामलात टेंस हुए हुए हैं कि दोनों जो मुतहारिब ग्रुप हैं सियासी, जो है पीटीआई वर्सेस पीडीएम, वो एक लगता है कि जी एक तरफ है, दूसरा एक तरफ है, जबकि ये इन इश्यूज़ के ऊपर ये मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए कोई ठीक नहीं है। जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, अफसोस यही है कि मेरे ख्याल में इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी नहीं है, फ़ौजी अदालतें नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा मईशत है कि मुल्क आपका जून के बाद, 30 जून के बाद किस तरह से चलेगा और क्या वो सरवाइव कर पाएगा, डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं करेगा। लगता है कि कोई आसार नहीं है, इम्कानात नहीं है, अगरचे वज़ीर आज़म भी कहते रहे हैं कि इस माह के आखिर तक मुआहदा हो जाएगा IMF के साथ, लेकिन उसके कोई इशारे मिल नहीं रहे हैं। तो असल में तो मसला यही है कि इकानमी को किस तरह से मिल के इकट्ठे सब सियासी जमातों को और जो इदारे हैं उनको मिल के अब निकालने के लिए जो ये कमेटी भी पिछले दिनों बनी है फैसिलिटेशन सेंटर नाम की, और जिसमें फ़ौज को भी मरकज़ी किरदार दिया गया है सरमायाकारी लाने के लिए, तो उसमें मेरा ख्याल में सबको मिलकर एक जो बात भी हो रही है मीसाक मईशत की, उस पर सोचना चाहिए। मेरा एक सवाल वो मैं शोएब साहब से पूछना यही चाह रहा था कि आर्मी एक्ट को तो शायद इस अदालत का ये जो केस है इसमें मैंने वो दरख्वास्तें या वो नहीं पढ़ी डिटेल में कि उसका आर्गूमेंट ये तो नहीं है कि ये आर्मी एक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए। आर्मी एक्ट तो बड़ा पुराना चला आ रहा है और उसमें बगावत का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो अब अगर वो 9 मई को बगावत की टर्म में लेती है आर्मी और उसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स को इन्वोक करना चाह रही है, तो फिर मेरा ख्याल में उनके पास भी गुंजाइश है कि वो इसको इस्तेमाल करते हुए जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल करें। नहीं, वो उसके अंदर जो आज एतसाज हसन साहब जो फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जी वो जिस वजह से उन्होंने, क्योंकि वजूहत बतानी नहीं होती है, उन्होंने जब फैसला करना होता है तो ये नहीं वो बताते कि ये किस वजह से उनके ख्याल में मुजरिम है, वो बस कहते हैं यस एंड नो आता है। तो इसीलिए ये इसकी आगे अपील की भी फिर तुकरी बनती कि जी अपील इस पर होती है कि जनाब इनका जो आर्गूमेंट है वो हम उनको नहीं मानते, तो आप इस पर गौर फरमाएं। तो इस पे तो वो वजूहत आती ही नहीं है, वो स्टेज ही नहीं आती है कि बगावत का मुकदमा है या कौन से कानून का इतलाक़ किया गया नहीं किया गया। तो सवाल तो बुनियादी तौर पे ये है कि आया इनका इतलाक़ होता है या नहीं होता, बुनियादी बात तो ये है। बिल्कुल, किसी भी जमहूरी मुआशरे में मेरा ख्याल में फ़ौजी अदालतों का किरदार, मैंने कहा किसी भी मुआशरे में, जमहूरी मुआशरे में फ़ौजी अदालतों का किरदार तो आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जिन हालात व वाक़यात से गुज़र रहा है उसमें ये बार बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पे आलमी सतह पे भी तनकीद हो रही है। आलमी जो हकूक़ इंसानी की तंजीमें हैं उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पाकिस्तान पर भी कई बार कई ममालिक ने ज़ोर डाला है कि फ़ौजी अदालतों को आप इन्वोक ना करें और जो आम अदालतें हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की हैं, बाकी अदालतें हैं, उनके ज़रिए आप ये काम करें। तो देखते हैं कि अदालत जो अब ये 7 रुकनी बेंच बैठा है वो क्या फ़ैसला करता है और किस तरफ मुल्क को लेकर जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करेंगे। ये जो हमेशा पाकिस्तानियों को ऑल इज वेल कहा जाता है, टेक इट इजी कहा जाता है, ऐसे जुमलों से कब तक वो अपनी परेशानी और भूख को खत्म करते रहेंगे? छोटी सी ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे मुआशियात हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारून साहब। देखिए, हम कंसिस्टेंटली एक पोजीशन ले रहे हैं कि इन हालात में जिस तरह की हमारी निगोसिएशंस हैं और कम्युनिकेशन है, ये प्रोग्राम तो होता नहीं दिख रहा। हाँ, अगले प्रोग्राम के लिए अगर आप तैयारी करें अच्छी तो शायद वो हो जाए। दुनिया बदल गई है, तरजीहात बदल गई हैं। जिन मुल्कों को यूक्रेन से इम्पैक्ट हुआ है वो उनकी तरजीह है, हम उनकी तरजीह नहीं है, तो हमें तो डबल काम करना चाहिए। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आ रही है हुकूमत की, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अज्यूम कर लिया था कि ओल्ड स्कूल की तरह काम चल रहा है। और आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपसे ये बात की थी कि ये प्रोग्राम तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है जो 30 को ख़त्म हो रहा है कि उसका रिव्यू भी ख़त्म हो जाए और एग्रीमेंट भी हो जाए। और लास्ट बोर्ड मीटिंग इस माह की ऑलरेडी आ गई है, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। सो मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि अब आप तैयारी करें अगले प्रोग्राम की, कोई एक्सपर्ट्स को डालें, और आपके अगर वाकई 7-8 हफ्ते रह गए हैं तो जस्ट प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ताकि वो उसके ऊपर कुछ काम कर सके। ये जो पीएम साहब कॉल ऑन कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। हारून, ये अभी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप ये खदशात का इजहार करते रहे हैं और भी बेताशा लोग, ये सारी दुनिया ही यही कह रही है और ये बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते थे। अभी लेटेस्ट जो ब्लूमबर्ग ने कह दिया है तो लोग उसको ज़रा सीरियसली ले लेते हैं कि जी नेक्स्ट जो 6 मंथ्स हैं आफ्टर दी फाइनेंशियल ईयर, ये जो ख़त्म हो जाता है तो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्लियरली 4 बिलियन की बेसिक मैथ्स है कि 4 बिलियन आपके रिजर्व्स हैं और 4.7 बिलियन आपने देने हैं, तो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नहीं, वो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर इतना हमें तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि मेरा पाकिस्तान को, आई हैव ए फीलिंग, मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, आई थिंक चाइना जो है हमें बेल आउट करेगा अगले 6 माह के लिए, लेकिन वो भी कंडीशन ये लगाएंगे कि आप अगले IMF प्रोग्राम में आ जाइए ताकि हमें भी कोई तसल्ली हो जाए कि कोई 4-5 अरब डॉलर का अरेंजमेंट पाकिस्तान कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन ये हमारा हल नहीं है। देखिए ना, कोई भी अगर इकोनॉमिक मैनेजर इस चीज पे प्राइड ले रहा है कि मैंने इंपोर्ट बंद कर दिया है, डिफॉल्ट को मैं बचा रहा हूँ डे बाय डे, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। हमें कुछ अगले 1.5 का एक गेम प्लान बनाने की जरूरत है। अब ये जो एक नई काउंसिल बन गई है, ये लोग तो सारे बिजी लोग हैं, इनका ये काम 24/7 ये तो करना नहीं है, ना ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये तो सिर्फ फंसे हुए काम और NOCs और G2G डील्स कर सकते हैं। तो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हम इस वक्त जो लोग ये काम कर सकते हैं उनका ग्रुप क्यों नहीं बना रहे ताकि वो फॉरवर्ड आए, लोगों को सिग्नल जाए कि कुछ संजीदा काम हो रहा है। हारून, ये एक बहुत ज़्यादा खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हमारा IMF के लिए बहुत ज़्यादा, जिस तरह फैटिव का हो गया था, एक और जो ख़तरा मंडला रहा है वो ये है कि हमारी शायद कैटेगरी चेंज कर दी जाए, डिस्ट्रेस की कैटेगरी चेंज कर दी जाए, क्योंकि हमारा जो डेट टू एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो है वो 37% फैल गया है, 37% हो गया है। और आज खुर्रम हुसैन साहब ने ये लिखा हुआ है कि जनाब ये ज़ैम्बिया का 25% था तो उसको डिस्ट्रेस कर दिया था, और भी 2-4 मुल्कों के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जिनके 20-25 के पास % था तो उन्होंने कहा 15% के नीचे लेके आएंगे ये एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो, तब आपको निकाले जाएंगे, तो एक होल न्यू चैप्टर खुल जाता है। कि इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली तो चीज ये है कि बाय डेफिनेशन जो भी मुल्क अपने बजट का 20 से 25% कर्ज की अदायगी में दे रहा होता है उसको डेट डिस्ट्रेस्ड कंट्री कहते हैं। हम तो 50% से ऊपर दे रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी एक डेट स्ट्रेस के अंदर हैं। इसके अलावा हमें कोई सस्टेनेबल तरीका अपना फ्यूचर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करना, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। जो IMF ने भी वो होल, अगर उसका मेमोरेंडम पढ़े तो उसमें उन्होंने एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। अब वो 10 से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में कहां से आएगी, आई हैव नो आइडिया। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि बड़ी हरीडली गवर्नमेंट
अपने एसेट्स को लीज वीज पे दे रही है, हालांकि जिस गवर्नमेंट के पास 7 हफ्ते रह गए हो टेक्निकली, उनको ऐसे मेजर डिसीजंस आमतौर पे वो लेते नहीं होते। जी ऑलरेडी उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा था कि जी कराची का टर्मिनल जो है वो अबू धाबी को दे दिया जाए। एग्जैक्टली वही आपका पॉइंट है कि इतने बड़े बड़े आप फैसले आखिरी दिनों और हफ्तों में करके जा रहे हैं, वहाँ उसकी कंट्रोवर्सी आ गई है कि कुछ एलिमेंट्स ने विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड गवर्नमेंट ये इस पर क्वेश्चन रेज कर दिया है कि जनाब इतनी जल्दी में इसको ना करके जाएँ। वो मैं आगे क्लैरिफाई नाज़रीन के लिए नहीं कर सका था कि इस वक्त हमारी कैटेगरी सस्टेनेबल है, और वो आप सही कह रहे हैं कि डेट 50% हो जीडीपी के रेशियो में, तो वो पहले ही डिस्ट्रेसफुल तो वो होता ही है, मगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने से एक उम्मीद होती है सस्टेनेबिलिटी की कि आप सही राह पे जा रहे हैं, जबकि आपकी एक्सपोर्ट्स इतना ग्राफ नीचे चला जाए कि 30 बिलियन की एक्सपोर्ट से अब क्या हमारी 24 की गालबन या पता नहीं 22 पे आ गई है। और जो मैं देख रहा था टेक्सटाइल पे ख़ास तौर पे बहुत ही ड्रास्टिक किस्म का हम $16 बिलियन पे चले गए हैं, जबकि कह रहे थे 30 पे जाएगी। ये मजीद गिरेगी जो हालात दिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ना अनसर्टेनिटी दूर हो रही है, ना कोई ऐसे हमारे अवामिल आ रहे हैं जिससे ये हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये एक बड़ा क्रूशियल टाइम है। अल्लाह करे कि जी ये कोई सीरियस लोगों को लगाएं जो इसको रिवाइवल पे काम करें। हम तो वही एमनेस्टी स्कीम्स दे रहे हैं, वही बिजनेस एज यूजुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैर मामूली हालात हैं। अल्लाह करे कि ये जो एक नई काउंसिल बनी है ये इसको अर्जेंट बेसिस पे कुछ काम करे इस पे। ये आप आगे, क्योंकि अगर लेट से पता नहीं ये कितने सा केयर टेकर गवर्नमेंट चलाते हैं, मगर केयर टेकर के गवर्नमेंट के होते भी अगर ये पहले रिज़ाइन कर देते हैं या ये डिज़ोल्व हो जाती हैं असम्बलियाँ, तो केयर टेकर गवर्नमेंट से तो बड़ा कम इम्कान है कि IMF एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे। क्विकली तैयारी तो कर सकते हैं ना जी। केयर टेकर जैसे जब PTI की हुकूमत आई थी तो उससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके साथ मिलके मैंने PTI को ऑफर की थी कि आपके आते ही एक तैयारी तो हो जाए ऑप्शंस नोट की, ताकि आपका टाइम बच जाए। लेकिन वह PTI में भी आपको ज्यादा फैसला नहीं हो पाया था। अभी भी कंफ्यूज सिग्नल्स हैं, ना इलेक्शन की सिमत आ रही है ना फैसला आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, बेहद माजरत हारून रशीद साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। लास्टली आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इस पे आमिर साहब? नहीं, इसके बाद जब क्या ईद आने वाली है, हम इतनी ज़्यादा ये बस खुदा करे कि बिजली के लोड शेडिंग थोड़ी सी उस दिन कम कर दें 2-3 दिन, और जो महंगाई का तो ये क्या अच्छी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल और अल्लाह करे आने वाला हर दिन हमारे लिए अच्छा और उम्मीद की सहर लेकर आए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।